तो दोस्तों वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। अब दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी दुनिया का जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड रखते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डिजिटल फोरेंसिक्स पे कोर्स बनाइए, हमें आना आना चाहिए, डिजिटल फोरेंसिक्स हमें कोर्स करना है, हमें सीखना है। तो दोस्तों आज मैं लेके चलूंगा आपको डिजिटल फोरेंसिक्स की दुनिया में और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। इससे पहले आपने वो चीजें ना तो कभी पढ़ी होगी ना देखी होंगी। ठीक है। तो डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हिस्ट्री क्या थी, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, बिल्कुल बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं शुरुआत से शुरू करूंगा, हिस्ट्री से लेकर के एडवांस तक, आज के टाइम पे कैसे डिजिटल फोरेंसिक्स की नीड है और आप लोग इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं उस चीज में, वो भी सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए कंप्लीट शुरू करते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स की दुनिया को ले चलता हूं मैं आपको अपनी पीपीटी पे। ठीक है। ये लो दोस्तों, ये एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा हर किसी की रुचि में रहती है। हर कोई जानना चाहता है कि सर डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है, कैसे यूज में लिया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, वेलकम टू द डिजिटल फोरेंसिक्स वर्ल्ड में। ठीक है। शुरुआत से शुरू करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टॉपिक्स में है क्या क्या कवर। ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, डिजिटल फोरेंसिक्स का, और क्यों इसका यूज लिया जाता है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन से मतलब, उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि साइबर एक्टिविटी बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडी लाइफ। आज के टाइम पे करीब करीब जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, मान लीजिए अगर 9 अरब इस दुनिया की पॉपुलेशन है ना, मैं मान लेता हूं, जो कि है ही, जिसमें से करीब करीब आप मानिए कि 6 अरब जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइबर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। ठीक है। फोन यूज करना, क्लियर राउटर्स यूज करना, अपना लैपटॉप यूज करना, मैक ओएस यूज करना, ये सारी चीजें। ठीक है। कभी ना कभी एक जो गरीब इंसान भी होता है वो भी कभी ना कभी डिजिटल सॉरी साइबर एक्टिविटी के क्षेत्र में आता जरूर है। मान लीजिए उसको अपने बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, या फिर बहुत सारे डेली रूटीन की कुछ आदतें होती है जो कभी ना कभी साइबर एक्टिविटी से वो जुड़ा हुआ रहता है। और आज के टाइम पे इस दुनिया में बिना डिजिटल के कुछ भी संभव नहीं है। आपको पता है, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो या कितने ही अमीर क्यों ना हो, आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको जिंदगी में एक बार डिजिटल एक्टिविटी से रूबरू होना पड़ेगा। चाहे वो एटीएम से पैसे निकालने तक आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन स्टोर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, चलाते हैं, सारी चीजें। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शुरुआत में थोड़ी थ्योरी है लेकिन बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि भाई ये इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो 85% ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसी डिटेक्ट सिक्योरिटी ब्रीचेस। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आज के टाइम पे और इससे पहले भी गवर्नमेंट एजेंसी और बिजनेस एजेंसीज ने ये देखा कि हमारे जो यहाँ पर डेटा बीचेस हो रहे हैं, सिक्योरिटी बीचेस हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं ये। ठीक है। डेटा चोरी होने से लेकर डेटा को नष्ट करना, मॉडिफाई करना, मैन्युपुलेट करना, ये बहुत चीजें आज हो रही है। ठीक है। आज आप जानते हैं, आपको पता है, आप शायद सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पता है कि आजकल कोई भी जो मैसेज है वो कितनी जल्दी वायरल होता है। तो पुलिस के लिए ये पता लगाना कि भी ये कहाँ से वायरल हुआ, किसने इसको वायरल किया, किसने इसको मॉडिफाई करा, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको डिजिटल फोरेंसिक्स आता है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स आपको आता है, तो वो लगाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, आप पता लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। ठीक है। कैसे पकड़ते हैं इन सबको बताऊंगा इस वीडियो में आगे जाके। ठीक है। और आई ट्रिपल सी का मतलब है जो आज के, सो दोस्तों आई ट्रिपल सी, यहाँ पे आई ट्रिपल सी का मतलब है इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है। इसकी स्थापना 2017 में अभी की गई है। ठीक है। उसने एस्टिमेट किया है कि अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट को करीब करीब 70,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है प्रति वर्ष, एवरी ईयर, साइबर क्राइम से। अब आप बोलेंगे कि सर साइबर क्राइम तो एथिकल हैकिंग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं कि आपको पता है कि एक एथिकल हैकर या एक एथिकल हैकिंग, ठीक है, और एक डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या अंतर है। अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए, और नहीं आता है, आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं आता तो मैं बता देता हूं। तो देखिए एथिकल हैकिंग जो है, थोड़ा सा डिफरेंस है डिजिटल फोरेंसिक्स में।
एथिकल हैकिंग किसी साइबर क्राइम से पहले की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं। एथिकल हैकिंग, अगर आपका कोई डिजिटल क्राइम हुआ है, ठीक है, तो एथिकल हैकिंग जो प्रोसेस है वो क्या है कि डिजिटल क्राइम को होने से ही रोक दिया जाए, वो होए ही नहीं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपका फोन मैं इतना सिक्योर कर दूं कि कोई उसको हैक ना कर पाए, ठीक है। या मैं उसको हैक करके आपको बोल दूं कि भाई ये हैक हो गया है, अब आप इसको क्या है सिक्योर कर लो, मैंने हैक हो गया, मैंने आपको बता दिया, जैसे करते हैं लोग, है ना। अनुमम जो वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने से पहले वो खुद ही हैक करते हैं, सिर्फ गलत उद्देश्य से नहीं, गलत किसी मंशा से नहीं, सही मंशा से, कि भाई हमें इसको सिक्योर करना है। मतलब एथिकल हैकिंग में जो इनकी मोटिव होता है, वो मोटिव होता है या पर्पस मान लीजिए सिक्योरिटी का होता है, कि हमें सिर्फ सिक्योर करना है कि कोई इसका गलत फायदा न उठा ले, ठीक है, कोई इसको सिक्योर ना कर दे। जबकि डिजिटल फोरेंसिक्स आता है दोस्तों साइबर क्राइम होने के बाद में। साइबर क्राइम जब हो जाता है उसके बाद में जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई मर्डर हो गया, है ना, मर्डर के पास में आपको ना मान लीजिए कोई पेन ड्राइव मिल गया, कोई हार्ड डिस्क मिल गई, कोई फोन मिल गया, कोई लैपटॉप मिल गया, कोई कंप्यूटर मिल गया, वहां से आपको वो चीजें निकालनी है, एविडेंसेस कलेक्ट करना है, तो वहां पर फिर डिजिटल फोरेंसिक्स का या साइबर फोरेंसिक्स वालों का रोल आ जाता है। तो थोड़ा सा अंतर है, एथिकल हैकर साइबर क्राइम होने से पहले की प्रक्रिया है, हालांकि बाद में भी इसका यूज होता है, लेकिन ज्यादातर मेजर पार्ट इसका से पहले का है। और डिजिटल फोरेंसिक्स है इसके बाद का पार्ट। जैसे मान लीजिए आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, बहुत बहुत सारी मूवीज होती है ना, देखा होगा कि भाई फिंगरप्रिंट मैच कर गए कातिल के, या सीआईडी वगैरह में आपने देखा होगा ऑटोप्सी वगैरह करते हैं, है ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हैं आप, है ना, कि भाई फोन नंबर्स निकालना, रिकॉर्ड्स निकालना, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है, डिजिटल फोरेंसिक्स में, ठीक है। कोई कातिल डायरेक्टली किसी मर्डर में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसको पकड़ना है आपको, उसको प्रूफ करना है, सबूत देना है आपको, तो कहाँ काम आएगा, क्या काम आएगा, डिजिटल फोरेंसिक्स उसमें काम आएगा। क्लियर। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया इसकी महत्वता क्या है, क्या आज के टाइम पे इसका रोल है, और सबसे ज्यादा इसका रोल आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ये पता लगाना कि भाई क्राइम हुआ है तो क्राइम किसने किया, साइबर क्राइम, ठीक है, किसने किया, कब किया, क्या मोटिव था, ठीक है, कौन सा गैजेट उसने यूज में लिया, ये सारी चीजें किस में आती है, डिजिटल फॉरेंसिक्स में आती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, कि पहले आपको पता लगे कि भाई फोरेंसिक्स की हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाई साहब थे, मोहतरमा थे, फोरेंसिक गैल्टन, जिसके नाम पे फोरेंसिक रखा गया। मतलब आप बोलेंगे सर फोरेंसिक्स नाम रखा कैसे गया, तो रखा गया भाई साहब फोरेंसिक्स गैल्टन के नाम पे। 1822 से 1912 तक वो जीवित रहे, 100 साल, मतलब करीब करीब 90 साल। और उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स की, मतलब जो अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने स्टडी करी कि भाई हाथ के अंदर किसके क्या फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और आपको पता है कि हर एक इंसान के अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्च की गई इन्होंने, किसने, फोरेंसिक्स गैल्टन ने। तभी से इसका नाम पड़ा डिजिटल फोरेंसिक्स, या मान लीजिए आगे जाके कंप्यूटर फोरेंसिक्स, इसके बाद में बहुत सारे फोरेंसिक्स आ गए, लेकिन फोरेंसिक्स वर्ड अगर किसी के नाम पे पड़ा है तो वो पड़ा है फोरेंसिक्स गैल्टन के नाम पे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं लियोन गेट्स, 1887 से लेकर 1954 तक ये थे। इन्होंने डिस्कवर्ड किया ब्लड ग्रुप को, ठीक है, उन्होंने पता लगाया कि भाई किसके अंदर क्या क्या ब्लड ग्रुप है। जैसे अपन मैच करते हैं ना कि भाई अगर कहीं पे कोई क्राइम हो गया तो मैच करना कि भाई इसका खून उससे मैच करता है या नहीं करता। या मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज में मर्डर्स हो जाते हैं, या फिर अगर खून मिलता है उनको कहीं पे, है ना, एविडेंस के तौर पे, तो वो ले जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या, जैसे विक्टिम है ना, विक्टिम को पकड़ लिया, कल्पिट को पकड़ लेते हैं, तो कल्पिट का फिर ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप की शुरुआत डिस्कवर किसने करी थी, लियोन लेटर्स ने। ए बी बी और यहाँ पे ओ शायद मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक होगी, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैल्विन गोडर्ड, 1891 से लेकर के 1955 तक इन्होंने अलाउड फर्म्स एंड बुलेट कंपैरिजन फॉर सॉल्विंग मेनी पेंडिंग केसेस। इसका मतलब ये कि जैसे आपने फिल्मों में देखा कि भाई ये जो गोली निकली है ये किसके बंदूक से निकली है, ठीक है, ये पता लगाना। तो पहले क्या है, उसके पहले के टाइम पे 1800 शायद उन्होंने ये शुरुआत करी थी मेरे हिसाब से, 1905 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने से पहले उन्होंने ये, या फिर उसके बाद में, सॉरी कम से कम 1914 के बाद में,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि भाई हमें कुछ ऐसा पता लगाना है कि भाई ये जो गोली निकली है ये किसकी बंदूक से निकली है, ठीक है, गोली को उस बंदूक से मैच करवाना। तो उस पहले ये कोई था ही नहीं, कोई प्रोसेस नहीं था, हमें ये पता लगा ही नहीं सकते थे हम कि भाई ये जो गोली निकली है किसकी बंदूक से निकली है। तो उन्होंने क्या करा, अलाउड फायर आर्म्स, फायर आर्म्स का मतलब उन्होंने पता लगाया, बुलेट कंपेरिजन किया, बुलेट्स जो होती है उनको कंपेरिजन किया फॉर सॉल्विंग मेनी पेंडिंग केसेस। भाई बहुत सारे केस पेंडिंग थे, पता ही नहीं था कि भाई ये गोली किसके बंदूक से निकली है, तो उन्होंने कंपैरिजन किया और उन्हें पता लगाया इस चीज का कि भाई किस तरीके से कौन सी गोली किस बंदूक से निकली है ना। 1914 या 1918 जो सेकंड वर्ल्ड सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने ये चीज की थी। आई थिंक मुझे इतना याद आ रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है अल्बर ऑसबोर्न, ये 1855 से 1947 तक इन्होंने भी शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास इन्होंने चेक किया था। डेवलप एसेंशियल फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, इसका मतलब कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे लोग मरे है ना, और जर्मनी में उसको दोषी करार दिया गया कि भाई जर्मनी की वजह से बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा कि पूरी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करी। उन्होंने पता लगाया कि भाई जर्मनी ने किस किस तरीके से है ना जहरीली गैस का आविष्कार किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, सब कुछ उन्होंने ना डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन किया पूरी एक मेज पे। जब सारे लोग सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सारे इकट्ठा हुए, सारे देश इकट्ठा हुए, मित्र देश जो थे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ये चीज थे, ठीक है। तो तब क्या करा इन्होंने ना जर्मनी को दोषी ठहराने के लिए, जर्मनी ने बोला कि सबूत दीजिए हमें कि ये हमने किया है नहीं कि, तो उन्होंने क्या करा, एल्बर ऑसबर्न ने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट डेवलप की गई, उन्होंने पूरा एक फोरेंसिक्स लैब तैयार की और बताया कि किस तरीके से आपके लोगों ने ये चीज करी है। उसके बाद पूरा सबूत रखे गए, प्रूफ रखे गए, उसके बाद जर्मनी माना, फिर उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे फाइन एंड पेनल्टीज लगाई गई। तो ये सारी चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की है दोस्तों, तभी से ये चीजें आना शुरू हुई, ठीक है। क्योंकि युद्ध ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारे आविष्कार होते हैं ना, जितने भी आविष्कार हुए हैं ना 90% वो युद्धों में ही हुए हैं, ठीक है। चाहे पिछले जमाने में आप वो राम सेतु का आविष्कार मान लीजिए, है ना, कि भाई श्रीलंका से सॉरी इंडिया से श्रीलंका तक पुल बनाया गया है, वो भी युद्ध में ही किया गया। चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे महाभारत हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो है युद्ध में ही होती है, ठीक है। आज के टाइम पे ये रेलेवेंट है। फिर आते हैं भाई साहब हैंस एडोल्फ ग्रोस, 1847 से लेकर के 1917 तक इन्होंने भी करीब करीब 1880 में ये आविष्कार किया। क्या किया उन्होंने, मेड यूज फॉर साइंटिफिक स्टडी टू हेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो उस टाइम पे जो क्रिमिनल केसेस हुआ करते थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करते थे, फिंगरप्रिंट्स मैच करना, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उन्होंने उस टाइम पे ये चीज करी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने साइंटिफिक स्टडी करी भाई किस किस तरीके से कोई चीज, जैसे मान लीजिए मैंने क्राइम कर दिया, तो मैंने क्राइम कब किया होगा, मेरी टेंडेंसी क्या रही होगी, किस क्या मोटिव रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में या सीरियल्स में कि भाई किस तरह से किसी का मर्डर हो जाता है ना। तो फिर जब पुलिस जाती है डॉक्टर के पास में पूछती है कि भाई कैसे मर्डर हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, तो उनको बोलते हैं कि भाई ये एज है 20 से 30 साल की एज रही होगी और टाइम रहा होगा करीब करीब 2 से 3 बजे का, ठीक है। और कातिल ने बहुत ही ब्रूटलिटी तरीके से, मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसको मारा, मतलब दोस्ती या दुश्मनी बहुत गहरी है। फिर पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं कि भाई कोई पास का है या कोई दूर का है या क्या है, या उसके मारने का जो अंदाज है वो किस तरीके से मैच खाता है, कोई पुराना मर्डर केस तो ऐसा नहीं है जिससे मिलता जुलता हो। तो इस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। और क्रिमिनल मर्डर की बात नहीं है, कोई भी डिजिटल क्राइम हो जाए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरीके से होता है। तो मैं आपको दिखा दूं डिजिटल फोरेंसिक्स का सबसे अच्छा, आपको अगर किसी सीरीज में देखने को मिलेगा तो वो है असुर वेब सीरीज, आप जाके देखिएगा, जियो सिनेमा पे उपलब्ध है। असुर वेब सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से इस तरह की जो डिजिटल फोरेंसिक्स का काम बताया गया है, ऑटोप्सी से लेकर के फिंगरप्रिंट्स मैच से लेकर मैच, ठीक है। तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम पे डिजिटल फोरेंसिक्स कितना बड़ा रेलेवेंट है और कितना अच्छा हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हमें कवर करना चाहिए और सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आता है एफबीआई, जो कि आप जानते ही अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे यहाँ पे पुलिस है वैसे वहां पे है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो जांच एजेंसी है। उसने एक लैब सेटअप तैयार करी, एक लैब वाज सेट टू ऑल फोरेंसिक सर्विसेज एंड अदर लॉ अथॉरिटीज। मतलब उन्होंने एक लॉ लेकर आए, है ना, सरकार से लॉ, उन्होंने बोला कि भाई एक लॉ तैयार कीजिए कि हम ऑल फोरेंसिक सर्विस बना सके, लैब तैयार कर सके जिसके अंदर जितने भी क्रिमिनल केसेस आते हैं, चाहे वो डार्क वेब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मर्डर से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक चोरी से रिलेटेड हो,
चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। पहले के टाइम पे बैंक चोरियां बहुत हुआ करती थी अमेरिका में, तो उसको पकड़ने के लिए भी उन्होंने एक लैब तैयार करी कि भाई पता लगाएं कि भाई क्या है, कौन है, उसका चेहरा मिलता जुलता है या नहीं। ये सब कुछ डिजिटल फोरेंसिक्स की वजह से ही आज के टाइम पे पकड़ में आते हैं क्रिमिनल। क्लियर है दोस्तों, ये आप हिस्ट्री समझ गए इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन के बारे में। भाई कोई आपसे पूछे कि भाई डेफिनेशन क्या है डिजिटल फोरेंसिक्स की, तो डेफिनेशन है डिटरमाइनिंग द एविडेंस वैल्यू ऑफ क्राइम सीन एंड रिलेटेड एविडेंस। इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई मर्डर हो गया, ठीक है, और आपको पता लगा कि मर्डर हो गया, उसके पास में आपको एक चाकू मिला जिससे, या कोई वेपन मिला मान लीजिए जिससे वारदात की गई, तो आप क्या करेंगे? फोरेंसिक्स वाले आप हैं, आप जाएंगे, आपको आपको बोलेंगे कि भाई जितने भी एविडेंसेस हैं उसको आप कलेक्ट करिए और लैब में सेंड करिए। आप क्या करते हैं, उस चाकू पे किसके निशान थे, लास्ट टाइम पे चाकू ने लास्ट टाइम पे जो चाकू यूज किया गया वो कब यूज किया गया, उसके अंदर खून हुआ और खून लगा तो क्या वो उसी इंसान का खून है जिसका खून हुआ है या फिर किसी और इंसान का खून है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक एविडेंस के तौर पे डिजिटल फोरेंसिक्स वाले कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो कि उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपको जैसे मर्डर हुआ है मान लीजिए यहाँ पर जयपुर में और आप जा रहे हैं साहब सूरत में। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, कि मर्डर कहीं और हुआ है और उसके एविडेंसेस कहीं और मिलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको रिलेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई आप माने कि भाई मर्डर यहाँ पे हुआ है और आप अर्जेंटीना जा रहे हैं देखने, नहीं नहीं। आप क्या करेंगे, जहां पे भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड एविडेंस ही कलेक्ट करेंगे। क्लियर, जिससे आपको पता रहे कि भाई ये जो एविडेंस है ये ऑन द स्पॉट मिले, साइट पे मिले, जिसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट पे। ठीक है, आप फोटोग्राफी करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई मर्डर हो जाता है, आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा और ये रियलिटी में भी ऐसा होता है, जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए मौजूदा स्थिति क्या थी, फोटो ले लेते हैं कि भाई चेंज ना करे कोई। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो भी क्राइम सीन होता है ना, तो क्राइम सीन पे क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं। जैसे आपने एक पट्टी लगाते हुए देख लेते हैं, पट्टी लगा देते हैं कि भाई कोई भी क्राइम सीन पे नहीं जाएगा, क्योंकि सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सबूतों के साथ छेड़खानी कर देते हैं तो फिर आपको पता है कि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट हो जाती है। ऐसे बहुत से इंडियन केसेस रहे हैं जो आज भी अनसॉल्व है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जी, जब उनकी किसी ने बोला कि आत्महत्या करी है, जो भी हुई आज तक पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ है। इसके अलावा दिव्या भारती जी जो 1993 में या 1994 में जब उनकी मौत हुई तो बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हुई, आज भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि कैसे मौत हुई है। इसके अलावा मान लीजिए दोस्तों जो एक फिल्म आई थी, आई थिंक आपको शायद याद हो, तलवार, है ना, आरुषि, आपने सुना होगा आरुषि के बारे में, आरुषि हत्याकांड हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, यही चीज हो गई थी कि भाई क्राइम सीन पे बहुत सारे एविडेंसेस चेंज हो गए थे, मैनिपुलेट कर दिए गए, उससे पता लगाना ही पॉसिबल नहीं हुआ कि क्रिमिनल कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले पुलिस क्या करती है, टैपिंग कर देती है क्राइम सीन को कि कोई भी उसके अंदर एंटर ना कर सके, जिससे कि सबूतों के साथ और एविडेंसेस के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। सिर्फ अलाउ होता है पुलिस वालों को और डिजिटल फोरेंसिक्स वालों को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी और चीजें आती है, जैसे एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, कि भाई उसके अंदर क्या क्या साइंस रिलेटेड है। फिजिकल साइंस का मतलब जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए, ठीक है, और इसका मतलब मान लीजिए खून हो गया, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, सामने दिखती है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन फिजिकल साइंस में आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर लॉ ट्रुथ इन सिविल, जैसे कि आपने सिविल कोर्ट के अनुसार या सिविल के अनुसार आपने देखा कि भाई ये चीजें एविडेंस के तौर पर मानी जाती है। जैसे कई बार बोल दिया जाता है कि भाई ये जो एविडेंस है ये कोर्ट में एक्सेसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का ऑडियो में आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन इस ऑडियो के साथ टैंपरिंग की गई है, ठीक है, या वीडियो मिल गया या इमेज मिल गया, तो कई बार कुछ चीजें एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन आपको वो एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं जो कोर्ट में एक्सेसिबल हो। ठीक है, उसकी मान्यता हो कि हाँ ये एक्सेसिबल है, ये आपको देखना पड़ता है। ठीक है, क्रिमिनल के जैसा सोचना पड़ता है। जैसे कई बार क्या करते हैं कि कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, सीन को रिक्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि भाई ना, कई बार क्या होता है, जैसे कहीं पे क्राइम हो गया तो क्रिमिनल को वापस ले जाते हैं पुलिस वाले और बोलते हैं कि अब वापस से वो क्राइम करके दिखाओ हमें, या एक बार पिक्चर करके दिखाओ कि आपने कैसे कैसे करा, कि भाई उसने जैसे करा और जब वो कर रहा था तो उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। ठीक है, तो ये माइंडसेट पुलिस वाले बहुत तरीके से चेंज करते हैं, या फिर मान लीजिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें डिजिटल फोरेंसिक्स वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं वो बिना डिजिटल फोरेंसिक्स वालों के नहीं कर सकते, उनके बिना वो अधूरे हैं। ठीक है, सोशल बिहेवियर जस्टिस, सोशल बिहेवियर का मतलब समाज में जैसे बिहेवियर होता है, मतलब समाज में अगर डिजिटल फोरेंसिक्स वाले ना रहें
तो कोई भी कुछ भी कर ले, फिर पता नहीं लगा पाएगी पुलिस या फिर जांच एजेंसियां, और इससे जस्टिस बहुत महंगा हो जाएगा, न्याय बहुत महंगा हो जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम पे अगर न्याय मिल रहा है, आप कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है, तो वो सिर्फ डिजिटल फोरेंसिक्स की वजह से कि हम पकड़े जाएंगे, कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें आ गई। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। डिजिटल फोरेंसिक्स एक चीज है, लेकिन अब बात करते हैं अपन कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। डिजिटल फोरेंसिक्स में सारी चीजें आती है, लेकिन कंप्यूटर फोरेंसिक्स में क्या आती है चीजें, जो कंप्यूटर से रिलेटेड किया गया है कोई क्राइम हो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल मान लीजिए, हार्ड डिस्क मान लीजिए, पेन ड्राइव मान लीजिए, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज अगर आपको मिली है जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स में मानी जाती है, उसके अगर कोई क्राइम हुआ है, या फिर मान लीजिए कि कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या है उसको समझते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए कि भाई वहां काम आती है। तो डिजिटल फोरेंसिक्स में सारी चीजें आती है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स डिजिटल फोरेंसिक्स का ही एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या है, एक मेथोडोलॉजी, एक सीरीज है, टेक्निक्स है, प्रोसीजर है फॉर गैदरिंग एविडेंस। जैसे मान लीजिए कहीं पर बैंक लूट लिया गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पर बैंक लूट लिया, डकैती हो गई। अब डकैती होने के साथ साथ पहले तो वो देखेंगे कि ना, क्या देखेंगे, पहले वो देखेंगे कि भाई सीसीटीवी कैमरे देखेंगे पहले। ठीक है, कि भाई सीसीटीवी कैमरे मतलब कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज होती है। उसके अलावा जो कल्प्रिट होते हैं, जो दोषी होते हैं, है ना, जो क्रिमिनल होते हैं, उनको देखा जाएगा कि भाई ये कब आए, कब गए, ठीक है, क्या उन्होंने मास्क पहने थे, नहीं पहने थे, उनकी कदकाठी क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, वो कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस को। इसके अलावा मान लीजिए उन्होंने किसको छुआ, उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं, ठीक है, उनके फिंगरप्रिंट्स कहाँ कहाँ लगे, किस किस को उन्होंने छुआ। तो ज्यादातर आप देखते होंगे कि वो अपने हाथों में दस्ताने पहन के आते हैं, जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो कलेक्ट ना हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कल्प्रिट जो है वो बहुत आगे की सोचता है, लेकिन फिर भी कभी ना कोई ऐसी चीज वो छोड़ देता है, गलती कर देता है, जिससे कि हम पकड़ लेते हैं, जिससे कि आप लोग हम पकड़ सकेंगे उसको। ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर इक्विपमेंट्स मतलब मान लीजिए कि उसके पास में कोई पेन ड्राइव छूट गई, ठीक है, कुछ हार्ड डिस्क छूट गई, ठीक है, या फिर मान लीजिए ईमेल आईडी आपके पास मिल गई किसी भी चीज की, या डार्क वेब वालों की, जब आप पकड़ोगे डार्क वेब को तो, ठीक है, तो आपको ईमेल मिल जाएगा, कुछ भी ऐसी चीजें मिल जाए कंप्यूटर से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, जिसके आपको पता चले कि हाँ भाई ये सीधा जो इक्विपमेंट है क्राइम सीन के साथ या क्राइम के लिए यूज में लिया गया, उसको इकट्ठा करना कंप्यूटर फोरेंसिक्स का काम है। ठीक है, वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, मैंने बताया बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, रोम होगी, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई, बूट ड्राइव हो गई, ठीक है, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डिजिटल मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया में बहुत सारी चीजें आ जाती है, डिजिटल मीडिया में सब कुछ, जिसमें बायोमेट्रिक से लेकर के सारी चीजें, ठीक है, फोन वगैरह सब। उसके बाद प्रेजेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में लॉ के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर लॉ ने जैसे कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हाँ ये आप प्रेजेंट कर सकते हो हमें ऐसे एविडेंस के तौर पे, तो वो प्रेजेंट किया जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैच करके उनको प्रेजेंट कर लिया जाता है। आपने अगर राइट और रॉन्ग मूवी देखी हो तो उसके अंदर भी यही होता है। अगर आपको ऐसी मूवीज देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखिए और पता कीजिए कि डिजिटल फोरेंसिक्स आखिर में काम क्या आता है। ठीक है, वो ये पता करता है कि भाई ये चल सकता है या नहीं चल सकता, ठीक है, या फिर जिसने देखा, जैसे मान लीजिए कि जो सनी देओल साहब होते हैं वो ना एज ए हु वेश बदल के जाते हैं, तो वो पहचानते हैं कि भाई उसको देखा था क्या। तो ये सारी चीजें क्या है, एविडेंसेस के तौर पे कलेक्ट की जाती है, डिजिटल फोरेंसिक्स ही वो काम करते हैं, या कंप्यूटर फोरेंसिक्स वाले ही वो काम करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे आपको और मजा आने वाला है, जब इस कोर्स में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी। तो बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मीनिंगफुल फॉर्मेट का मतलब ये है कि भाई उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कल्प्रिट का ऑडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये कल्प्रिट का ऑडियो है और सीधे जुड़ा हुआ है किससे, इस क्राइम सीन से। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ना जो अपनी फोन चैट होती है, जैसे व्हाट्सअप चैट हो गई वो, या फिर मान लीजिए फोन रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, तो आपने बोला कि देखिए रिकॉर्डिंग है और इसने मुझे धमकी दी है, जो भी क्या है जो भी है, तो सारी चीजें, मतलब कोई भी ऐसा एविडेंस जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मीनिंगफुल फॉर्मेट ना निकालता हो, मतलब मीनिंगफुल का मतलब जो काम आए, इस तरीके से हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। बहुत बारीकी काम होता है और बहुत दिमाग का खेल होता है। तो अगर आपको पूरी नॉलेज है तभी आप इस काम को कर पाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको मजा आएगा, बोर आप बिल्कुल नहीं हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स की, कि भाई कंप्यूटर फोरेंसिक्स की नीड आखिर में क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। हमारे पास डिजिटल डिजिटल फोरेंसिक्स पहले से था, लेकिन कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्यों पड़ा। तो दोस्तों आज के टाइम पे आपको भी पता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो कितना बढ़ चुका है। आजकल सभी लोग डिजिटली यूज कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि डिजिटलाइजेशन में सबसे बड़ा हाथ कंप्यूटर का है। जितने भी लोग आज यूज कर रहे हैं डिवाइसेस इक्विपमेंट्स, वो कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा है। जैसे मोबाइल्स फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, डेटा सेंटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ये सारी चीजें कंप्यूटर फोरेंसिक्स में आती है। ठीक है, तो डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई है तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स है। ठीक है, 90% डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो हुआ है कंप्यूटर आने के बाद में। आपको भी पता है 1984 में कंप्यूटर आने के बाद ही सारी चीजें हुई। आज विदाउट कंप्यूटर, विदाउट लैपटॉप, विदाउट राउटर, विदाउट मोबाइल कोई आगे बढ़ता ही नहीं। तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स एक बहुत बड़ी चीज है, इसी से ज्यादातर क्राइम होते हैं, इसी से पकड़े भी जाते हैं, क्राइम भी इसी से होते हैं, जैसे डार्क वेब वगैरह हो गई। क्लियर, चलिए नीट तो समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं। तो सर्वेइंग ए क्राइम सीन और परफॉर्मिंग एन ऑटोप्सी ऑन ए विक्टिम। जैसे मान लीजिए आपको किसी के फिंगरप्रिंट्स चेक कराने हो, या आपको कभी मेल करना हो। ठीक है, मेल मेल का मतलब जैसे आप मेल करते हैं ना, मेल का मतलब ये नहीं, मैं ईमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेल का मतलब होता है आप दो फोटो को मेल करते हैं, मिलान करते हैं, मैच करते हैं। सॉरी, मेल नहीं, मैच करते हैं। तो आप मैचिंग करते हैं ना किसी भी चीज का, तो वो कंप्यूटर से करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं पूरी पूरी। ठीक है, रिकॉर्ड रखते हैं उसका पूरा का पूरा। ठीक है, वो भी कंप्यूटर फोरेंसिक्स में आता है। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बोला पेन ड्राइव वगैरह हो गया, वो चीज हो गई। जैसे स्केलेटन हो गया, दृश्यम आपने देखी हो, है ना। दृश्यम भी एक बहुत बड़ी मूवी है, उदाहरण है डिजिटल फोरेंसिक्स का। उसमें भी वो चेक करते हैं। ठीक है, बिल्स वगैरह हो गए, फोन्स वगैरह हो गए, जो वीडियो था वो फोन्स के अंदर था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीजें होगी। ठीक है, अगर उस फोन के अंदर वो वीडियो नहीं होता तो सारी चीजें होती नहीं। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बहुत चीजें हो गई, मेजोरिटी हो गई सारी चीजें। अपना जो डेटा है आप सब अपना डेटा क्या रखने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में रखने लग गए। जैसे किसी का डेटा फोन में है, किसी का डेटा पेन ड्राइव में है, हार्ड डिस्क में है। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, इंटरनल हार्ड डिस्क में है। तो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट हो गया। क्लियर। सर्च एंड आइडेंटिफाई डेटा इन ए कंप्यूटर। भाई आप अगर कोई भी चीज आज ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको ये देखना है या ये सर्च करना है कि आज से 50 साल पहले ये चीज कब हुई थी, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे। चाहे वो मोबाइल से जाए, चाहे वो कंप्यूटर से जाए, जाएंगे तो इंटरनेट पे ही ना। तो इंटरनेट कहाँ से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने हुए हैं वहां पे। तो ये क्या हो गया, सर्च एंड आइडेंटिफाई डेटा इन ए कंप्यूटर। मतलब आप सर्च कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो डेटा को कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिजिटल एविडेंस इज डेलिकेट इन नेचर। मतलब जो डिजिटल डिजिटल एविडेंस है वो इसी नेचर के होते हैं, डिलाइकेट ज्यादातर कंप्यूटर फोरेंसिक्स से रिलेटेड ही होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई पेन ड्राइव मिली, फ्लैश ड्राइव मिली, तो आप उसको लगाओगे कहाँ पे, कंप्यूटर में लगाओगे। आपको कोई हार्ड डिस्क मिली तो आप उसको कहाँ लगाओगे, कंप्यूटर के लगा के चेक करोगे ना। आपके पास प्रॉपर एक सेटअप होगा तभी तो आप चेक कर पाओगे कि हाँ भी इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पेन ड्राइव मिल गई क्राइम सीन पे, तो आप उसको कहाँ लगाओगे, कहाँ लगा के देखोगे उसको कि भाई इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर में लगाओगे। बाकी तो और कोई ऐसी मशीनें नहीं है जिसको आप लगाओगे। ठीक है, तो डिजिटल एविडेंस इज डेलिकेट इन नेचर। मतलब उसको पता लगाना कि भाई ये जो हमको एविडेंस मिला है इक्विपमेंट में, इसको हम देखें कहाँ पे, पता कैसे करें कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है रिकवरिंग, रिकवर करना। ठीक है, कि कोई डेटा लॉस्ट हो गया या मान लीजिए किसी ने डेटा हटा दिया, उसको कैसे रिकवर करते हैं, ये भी सारी चीजें आती हैं। डिलीटेड फाइल डेटा एंड फाइल्स, कहीं फाइल डिलीट हो गई है ना, डेटा डिलीट हो गया, उसको वापस लेके आना है। जैसे मान लीजिए आपका डेटा डिलीट हो गया है ना, फाइल्स डिलीट हो गई, तो उसको कैसे रिकवर करना है, ये भी सब कंप्यूटर फोरेंसिक्स का पार्ट है। इनक्रिप्टेड डेटा एंड फाइल्स, मान लीजिए कोई डेटा है वो इनक्रिप्ट कर दिया गया है, उसको वापस डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, एल्गोरिदम्स लगाने, ये सारी चीज इसके अंदर आती है। करप्टेड फाइल्स फ्रॉम ए सिस्टम, करप्ट हो गई फाइल। ठीक है, इसकी बूट फाइल करप्ट हो गई, बूट सेक्टर डिलीट हो गए, करप्ट हो गई, उसको वापस कैसे लेके आना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स का पार्ट है, जो कि हमारी नीड है आज के टाइम पे। ठीक है, मेरे पास भी दिन में 10 लोग आते हैं कि सर हमारा डेटा खराब हो गया, रिकवर कर दो, हमारी वेबसाइट का डेटा खराब हो गया। आप देखते ही हैं कि डेटा ब्रीचेस होते हैं, डेटा मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, है ना, डिलीट कर दिए जाते हैं, उनको कैसे वापस लेके आना है, ये सारी चीजें कंप्यूटर फोरेंसिक्स का दोस्तों एक
पार्ट है। चलिए, अब ये चीजें आपको अच्छी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री देख लेते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स की। तो हिस्ट्री में ये है कि 1984 में एफबीआई कंप्यूटर एनालिसिस एंड रेस्पॉन्स टीम सीएआरटी मर्ज करती है। मतलब एफबीआई ने 1952 में एक लैब बनाई थी डिजिटल फोरेंसिक्स की, लेकिन उसको बदल के 1984 में कंप्यूटर फोरेंसिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स की दोनों की लैब एक साथ मर्ज कर दी उन्होंने, सीईआरटी उन्होंने इसका नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले एफबीआई ने ये काम किया था अमेरिका के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1991 में इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट कंडक्ट ए मीटिंग टू डिस्कस कंप्यूटर फोरेंसिक्स। इसका मतलब कि दुनिया के जितने भी विकसित देश थे उन्होंने क्या करा, जेनेवा में या पेरिस के अंदर उन्होंने क्या करा, एक इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट होता है ना, एनफोर्समेंट लॉ, जैसे कि यहाँ पे भी है ईडी, वैसे पूरी दुनिया का भी एक है जिसको इंटरपोल आप बोल सकते हैं। जैसे इंटरपोल तो एक पुलिस है, ठीक है, जो कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी रिसर्च कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एक एजेंसी है जो क्या करती है, कंडक्ट करती है, या फिर वो एक बहुत बड़ा ना, वो एक रिसर्च करती है कि भी आज के टाइम पे कंप्यूटर फोरेंसिक्स को किस किस नीडेड, कहाँ कहाँ पे जरूरत है, ठीक है, किस किस देश में जरूरत है, और क्या क्या इक्विपमेंट्स इसके होने चाहिए, कहाँ हमको अपडेट करना है, कैसे कैसे चलना है। ठीक है, तो ये एक चीज है 1991 में ये रखा गया, मीटिंग रखा गया और प्रस्ताव रखा गया कि भाई सारे देशों में जो डिजिटल फोरेंसिक्स कंप्यूटर फोरेंसिक्स को अनिवार्य कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक क्राइम करके भाग गया, तो उसको पता लगाना कि भाई उसको सबूत देना कि भाई ये कल्प्रिट है, आप इसको हमारे देश को वापस डिपोर्ट करिए। ठीक है, उसके बाद 1997 में डिजिटल एविडेंस एस्टेब्लिश होता है अमेरिका के अंदर ही। उसके बाद 2001 में डिजिटल फोरेंसिक्स रिसर्च वर्कशॉप बनाई जाती है या फिर ली जाती है लंदन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंप्यूटर फोरेंसिक्स जो है उसकी हिस्ट्री है, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बताया गया, और कंप्यूटर के बारे में ही यहाँ पर इसको यूज में लिया गया कि कंप्यूटर का एक और महत्व है फोरेंसिक्स में जो कि हमें यूज में लेना है। चलिए, यहाँ पे अपन थोड़ा सा विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब साइबर क्राइम दोस्तों दो तरह का होता है। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है, पहले तो ये पता ही नहीं साइबर क्राइम क्या होता है, लोगों को साइबर क्राइम की डेफिनेशन नहीं पता। तो साइबर क्राइम क्या है, एनी इलीगल एक्ट इन्वॉल्विंग ए कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी आप इलीगल एक्ट करते हैं, मैं नहीं करता, आपने मर्डर कर दिया, मान लीजिए आप डार्क वेब पे है ना इलीगल वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक इलीगल एक्ट हो गया। क्लियर, तो एनी इलीगल एक्ट इन्वॉल्विंग ए कंप्यूटर, इट्स सिस्टम और इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, या तो कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, या फिर किसी सिस्टम का सहारा लेते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, वो भी साइबर क्राइम में आता है। आपने या तो क्राइम में किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर दिया हो, या किसी सिस्टम का इस्तेमाल किया हो, या किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया हो जूम के जरिए। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा एक डाई हार्ड नाम की एक फिल्म है, डाई हार्ड 4, आपने देखा होगा है ना, या फिर नहीं देखी तो देखना डाई हार्ड। उसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक वायरस डाल देते हैं, और वो वायरस क्या होता है, बॉम्बिंग वायरस होता है। जैसे किसी ने अपलोड कर दिया, अपलोड करते ही क्लिक कर दिया तो ब्लास्ट हो जाता था पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये एक बॉम्बिंग वायरस जिसको बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर के द्वारा, वायरस के द्वारा करना या किसी भी तरीके से करना। एप्लीकेशन जैसे कि मान लीजिए अभी जो थोड़े दिनों पहले चला था रैनसमवेयर, वो भी क्या था, एक तरह का इलीगल एक्ट था। ठीक है, फिशिंग वगैरह होती है, सोशल मीडिया पे होती है, सोशल मीडिया हैक कर लिए जाते हैं, वो क्या है, इलीगल एक्टिविटी ही है। चाहे आप एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, चाहे सिस्टम का यूज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो वो एक, या क्राइम करने में सहायता ले रहे हैं अगर इन चीज की, तो वो एक इलीगल एक्टिविटी या साइबर क्राइम में आता है। अब इसके तीन तरीके हैं। पहला है क्राइम क्राइम टूल्स, कि आपने क्या क्या टूल्स यूज किए, क्या क्या चीजें यूज करी, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, या फिर जो भी चीज है, ज्यादातर तो ईमेल आईडी पासवर्ड्स के द्वारा, इसके अलावा भी और सारी चीजें होती है। ठीक है, टारगेट ऑफ द क्राइम, टारगेट किया जाता है क्राइम के ऊपर, है ना, टारगेट ऑफ क्राइम, कि भाई हमारा टारगेट क्या है। और उसके बाद है इंसिडेंटल क्राइम, इसका मतलब ये है कि भाई क्राइम जानबूझ के किया गया है, ऐसा नहीं है कि भाई एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट अलग होता है, इंसिडेंटल अलग होता है। इंसिडेंटल का मतलब जानबूझ कर किया गया क्राइम। ठीक है, एक्सीडेंटल का मतलब कि पता ही नहीं था, अनजाने में हो गया, नहीं, अनजाने में नहीं, जानबूझकर क्राइम को दिया गया, क्राइम को मतलब क्या कहते हैं, अंजाम दिया गया। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके दो मॉडल्स जो है अटैक्स, इसके अटैक्स के मॉडल्स ऑफ अटैक होते हैं। एक तो इंटरनल अटैक्स होता है, एक एक्सटर्नल अटैक्स होता है। इंटरनल अटैक्स क्या है, एक्सटर्नल अटैक्स क्या है, थोड़ी देर में अभी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दोस्तों डिजिटल फोरेंसिक्स में टाइप्स ऑफ
साइबर क्राइम, मैंने बोला इंटरनल एक्सटर्नल कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले है एस्पिनोइज। ठीक है, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, है ना, तो वो राइवलरी होते हैं एक दूसरे के, गवर्नमेंट है वो राइवलरी, जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना, रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। या फिर आज के टाइम पे चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में। क्या चाहता है इसराइल? ये चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बने। अगर ये परमाणु संपन्न देश बन गया तो फिर हमारे अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। ठीक है, और ईरान चाहता है कि भाई जेरूसलम से जहां पे इसने कब्जा कर रखा है वो हटाए, वो हमारे पुरखों की जमीन है। तो ये क्या, दोनों आपस में ना एक वॉर चलता है इनका, डिजिटल वॉर, जैसे आयरन डोम आपने सुना होगा। ठीक है, कि भाई ना हमास और वहां के क्या गाजा पट्टी में वो ऊपर से मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन जो इसराइल का जो आयरन डोम है वो उनको हवा में नष्ट कर देता है। तो वो क्या है, एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये तो बात होगी। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं कोई जासूस भेजता हूँ, है ना, जैसे कि मैं ना राइवलरी, जैसे मैं राइवलरी में इन्फॉर्मेशन लीक कर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में, जैसे एक राजी एक फिल्म आई थी, है ना, जिसमें जो अपनी आलिया भट्ट थी वो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाके खुफिया सूचना, जो भी सूचना है उसको कलेक्ट करती है और भेजती है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ये एसपी न्यूज का पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस कोई राइवलरी है, आप चाह के उस पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपने बहुत, एक फिल्म थी, शायद मुझे याद आ रहा है, 1978 में एक फिल्म आई थी त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की, है ना। तो उसमें जो संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच में खेल चलता है कि भाई किसको कॉन्टेक्ट मिलेगा, और 1 रुपए के अंदर उसका, मतलब जो संजीव कुमार है उनकी कंपनी में एक गद्दार होता है, मतलब जो कि इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है अमिताभ बच्चन को कि भाई ये टेंडर है, आप इस टेंडर में बदलाव कर दीजिए। तो वो क्या है, एक राइवलरी, उसको बोलते हैं एस्पिनोज। ठीक है, ये भी इंटरनेट टैक्स का पार्ट है। आप मान लीजिए आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का कर्मचारी या खुद का ही एम्प्लॉय कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दे किसी बाहर वाले को, ठीक है, राइवलरी के लिए, ठीक है, अदर वाले को पैसों में, तो ये होती है एस्पिनोज। इसके बाद आता है थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई आइडिया सोचा, है ना, और आइडिया सोचने के बाद में उसको किसी ने चुरा लिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने कोई कॉपीराइट, कोई चीज का उल्लंघन कर लिया। ठीक है, आपने कोई लोगो डिजाइन करा और वो लोगो डिजाइन तो आपका था, बट किसी ने धोखे से उसको चुरा के अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया। ये थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने देखा होगा एक फिल्म थी, मैं फिल्मों का इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, जैसे आपने टार्जन एक वंडर कार देखी थी बचपन में, अजय देवगन की, उसमें क्या करता है कि वो एक कार का डिजाइन लेके जाता है और वो क्या करते हैं कि कार के डिजाइन को कॉपी कर लेते हैं और कॉपीराइट करवा लेते हैं। तो वो सीधा सीधा केस किसका है? थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है, जो आपके दिमाग से कमाई गई है, आपने कोई चीज डिजाइन करी, कोई आइडिया इन्वेंशन किया, कोई आविष्कार किया, उसको चुरा के ले गया। ठीक है, तो उस पे किसी ने अधिकार जमा लिया या चोरी कर लिया या फिर किसी तरीके से धोखे से कर लिया, उसको अपने रजिस्टर कर लिया, वो क्या है? थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो चीजें आती है दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप? अब बात करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, ठीक है, तो उसने क्या करा कि आपके डेटा को अनऑथराइज एक्सेस करके उसको डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका जो डेटा था, मान लीजिए वो साबुन बेचने का था, ठीक है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी साबुन बेचने की, लेकिन उसको करके ड्रग्स के कर दिया। ठीक है, मतलब डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, अटैकर्स ने किसी भी तरीके से, मतलब क्या करा कि भी अंदर से डेटा को गया, जैसे मान लीजिए सर्वर्स था, ठीक है, या आपने देखा होगा कोई बैंक का कर्मचारी होता है ना, आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में और सीआईडी में भी कि बैंक के कर्मचारी ने क्या करा कि जैसे मान लीजिए कि किसी किसी कस्टमर का था, किसी का डेटा था, तो उसने उस कस्टमर का डेटा किसी को दे दिया, किसी चोरी करने वाले को या साइबर क्रिमिनल्स को दे दिया कि भाई ये हमारे बैंक का है, ये बैंक का डेटा है, उसमें देख लो किस किसने कितने कितने पैसे जमा करा रखे हैं। तो ये क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, या डेटा को आपने किसी को दे दिया या अनऑथराइज एक्सेस करवा दिया किसी को, ठीक है, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से, ये सारे क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, और फिर आता है ट्रोजन हॉर्स अटैक। ट्रोजन हॉर्स अटैक का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कोड इंजेक्ट कर दिया, कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर इंजेक्ट करवा दिया आपके सिस्टम में या सर्वर पे,
तो आपके पूरे सिस्टम के अंदर क्या है, वो फैल गया, और है ना अटैकर के पास आपका सारा डेटा का एक्सेस आ गया। क्लियर। अब चाहे वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, जैसे आपने देखा होगा हाल के टाइम पे उबेर, ठीक है, स्विगी, और यहाँ तक कि फेसबुक का डेटा भी ब्रीच हुआ था, फेसबुक का डेटा लीक हुआ था। ये जो डेटा लीक होता है ना, ये सब इंटरनल अटैक्स है, ध्यान रखना। जितने भी डेटा लीक्स की खबर आती है कि भी डेटा लीक हो गया, इसका डेटा लीक हो गया, इसका डेटा लीक हो गया, या तो ये कंपनी खुद करती है या फिर इनके अंदर के जो कर्मचारी होते हैं वो ही डेटा लीक करवाते हैं। बाहर का तो कौन करेगा। जैसे मान लीजिए अभी इस कंप्यूटर में क्या रखा हुआ है, ये कौन लीक करेगा, या तो मैं लीक करूंगा या मेरे आसपास आते होंगे वो लीक करेंगे। कोई बाहर का तो जो जानता है नहीं मुझे, वो कैसे लीक कर देगा, नहीं। तो ये ट्रोजन होस्ट अटैक का मतलब कोई मैलिशियस कोड सॉफ्टवेयर इंजेक्ट करके और पूरे सिस्टम में, सर्वर में फैला देना और उसका एक्सेस किसी और को दे देना, या डेटा डेटा को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। क्लियर है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल अटैक। तो एक्सटर्नल अटैक में क्या आता है, एसक्यूएल अटैक। एसक्यूएल अटैक के अंदर क्या, आपने डेटाबेस ही चेंज कर दिया। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपका डेटाबेस बना हुआ है, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। या मान लीजिए किसी वेबसाइट का इंडेक्स पेज आपने चेंज कर दिया, जो कंटेंट है उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया, बदल दिया उसको। तो ये सारे एसक्यूएल अटैक में आता है, उसमें क्वेरीज काम में आती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल अटैक है। मैं चाहता हूं कि मैं किसी वेबसाइट को एक्सटर्नल एसक्यूएल इंजेक्शन करना चाहूँ, तो मैं एसक्यूएल की तरह अटैक करूंगा उसको, और उसके वेबसाइट के जो काउंटर मेजर्स होंगे, या मान लीजिए काउंटर मेजर्स वर्ड ने बोल के मैं एक वर्ड बोलता हूँ पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स होंगे उन पर अटैक करूंगा। और अगर मुझे मिल गया कि भाई ये पैरामीटर सीधा एसक्यूएल से रिलेटेड है, उसके डेटाबेस से रिलेटेड है, तो उसको ब्रीच करके मैं उसके डेटाबेस तक पहुंच जाऊंगा, उसको एक्सेस कर लूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एसक्यूएल अटैक्स आता है। फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब लॉगिन है, लॉगिन पेज बाईपास करना। ठीक है, लॉगिन पेज को बाईपास कर दिया, या मुझे किसी भी तरीके से ना आपका क्रेडेंशियल्स मिल गए, आपके वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स मिल गए, सर्वर के मिल गए, या मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के किसी एक अकाउंट में मिल गए, तो मैंने उस अकाउंट को हैक करके सारा सारे एम्प्लॉयज के अकाउंट हैक कर लिए, या फिर मान लीजिए ओनर के अकाउंट हैक कर लिए। तो ये क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक्स में आता है। ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड चुराना, क्रेडेंशियल्स चुराना ज्यादातर ब्रूट फोर्स अटैक्स में आता है, ये एक्शन अटैक का पार्ट है। फिर उसके बाद आता है फिशिंग स्पूफिंग। ठीक है, कि भाई फिशिंग करना, आपको बहला देना। जैसे मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, मैंने एक मेल भेजा कि भाई आपको ना 1 करोड़ का ऑफर मिला है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दिए। उसने क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही उसके कंप्यूटर का सारा एक्सेस मुझे मिल गया, और वो जिस सर्वर से जुड़ा था वो सर्वर भी क्लोन हो गया, या बाईपास हो गया, या फिर हैक हो गया। इस तरीके से फिशिंग स्पूफिंग बोल सकते हैं, चुरा लिया डेटा वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक। मैंने क्या करा, एस्केलेशन अटैक का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में कि मैं किसी कंपनी के अंदर गया, ठीक है, जहां पे बहुत सारे कंपनी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं गया और वहां के किसी कंप्यूटर पे मैंने क्या कर दिया, एक अपना पेन ड्राइव लगा दी। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि भाई ना कई बार क्या होता है किसी फिल्मों में, आपने जैसे कि एक मिशन इम्पॉसिबल एक फिल्म है, आपने देखा होगा कि वो जाते हैं और पेन ड्राइव से क्या करते हैं, उस लैपटॉप से पूरा का पूरा जो एक्सेस है वो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सीसीटीवी रूम है, वहां पे ना दो सीसीटीवी कहाँ, दो सीसीटीवी, या मान लीजिए बहुत सारे सीसीटीवी जितने भी लगे हुए हैं उस घर में या ऑफिस में, या उसके ऑफिस में जितने भी हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, वो निगरानी करने को उनको किसी तरीके से बाहर भेज देते हैं, अंदर आते हैं, और अंदर आके पेन ड्राइव से पूरा का पूरा डेटा उड़ा लेते हैं, फिर देख लेते हैं। ये क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक। मतलब आपने एस्केलेट कर लिया, ठीक है, उसको एक्सेस कर लिया किसी भी तरीके से। ठीक है, उसके सिस्टम्स को, उसके सर्वर्स को किसी भी तरीके से पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर मान लीजिए फिजिकली थ्रू, आपने किसी भी तरीके से उसको एक्सेस ले लिया और फिर उसको चेंज कर दिया, वो होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। उसके बाद आता है डॉस अटैक। डॉस अटैक का मतलब है कि आपने किसी वेबसाइट पे इतनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैकेट्स भेज दिए कि वो आप डाउन ही हो गई है, सर्वर डाउन हो गया उसका, ये भी होता है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे होता है, या किसी कंपनी कोई रिवेंज लेना चाहती है, उस कंपनी के साथ कर देते हैं लोग। ठीक है, बहुत सारे डॉस अटैक कर देते हैं, कम मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं डेटा पैकेट्स भेज देते हैं एक साथ, कि वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाता। तो ये भी एक डॉस अटैक का पार्ट है, ये भी एक एक्सटर्नल अटैक्स में आता है। साइबर डिफेमेशन की, साइबर डिफेमेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आजकल एआई आ गया, तो एआई से किसी की तस्वीर लगा के किसी को भी दिखा दिया। जैसे आपने थोड़े दिन पहले सुना था रश्मिका मंदाना, रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो आया था। ठीक है, इसमें वो नहीं थी, लेकिन लगा ऐसा था कि बिल्कुल उसका ही वीडियो है। तो ये डीप फेक वीडियो था, ये किसका था, एआई के माध्यम से, साइबर डिफेमेशन।
आपकी क्लोन वॉइस करके या आपका चेहरा क्लोन करके कहीं और लगा देना, या किसी भी तरीके से गलत कामों में, या मान लीजिए पॉर्न साइट्स पे लगा देना, इन सारी चीजों पे जो चीजें आती है साइबर डिफेमेशन में आता है। ठीक है, मानहानि कि भाई आपने मेरे चेहरे या मेरे शरीर या मेरे बोली या मेरी भाषा या मेरी आवाज का गलत इस्तेमाल करके कहीं और इस्तेमाल करा, किसी गलत जगह इस्तेमाल करा, तो ये क्या है, साइबर डिफेमेशन में आता है। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। उसके बाद आता है साइबर टेररिज्म। आप जानते हैं कि टेररिज्म में साइबर यूज लिया जाता है, जैसे आईएसआईएस। ठीक है, अपने जो मारने का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालना और उस तरीके से लोगों को प्रभावित करना, ये भी क्या है, साइबर टेररिज्म है ना। पेन ड्राइव के माध्यम से या फिर उसके वीडियो को प्रसारित करके हर जगह वो सारे फैलाना है, क्या आता है, साइबर टेररिज्म के फील्ड में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है साइबर वॉरफेयर, मतलब दोनों देशों के बीच लड़ाई होना। जैसे चाइना हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन चला रहा था, तो हमारा इंडियंस का डेटा जा रहा था चाइना में, ये भी एक तरह का साइबर वॉरफेयर है। या फिर दो देश आपस में एक दूसरे के प्रति साइबर वॉर लड़े, एक दूसरे को हैक करें, डेटा ब्रीच करें, या फिर एक दूसरे के जो सर्वर्स को नुकसान पहुंचा दे, सब साइबर वॉरफेयर में आता है। तो ये क्या है, एक साइबर क्राइम करने के क्या है दोस्तों, तरीके हैं। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे इनको, कि साइबर क्राइम्स में सारी चीजें आती है, इंटरनल अटैक्स और एक्सटर्नल अटैक्स। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। क्लियर? डिजिटल एविडेंस क्या है? ठीक है, तो डिजिटल एविडेंसेस क्या है, इसके बारे में अपन एक एक करके दोस्तों बात करते हैं। डिजिटल एविडेंस की क्या क्या होती है, तो सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जजेस के सामने कुछ ऐसा एविडेंस पेश करते हैं जो उसको समझ में ही ना आए। जैसे मान लीजिए कि किसी की कोई मान लीजिए कोई लेटर मिला आपको, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो लेटर क्या हुआ, किसी ऐसी भाषा में लिखा हुआ था कि जिसको आप भी नहीं समझ पाए, ना ही वो जज समझ पाए। तो क्या वो एविडेंस एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टैंडेबल है? नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का सुसाइड नोट मिलता है, या किसी भी तरीके से कोई क्राइम की जगह कुछ भी मिलता है, तो वो ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए जिसको आप भी समझ सकें और जजेस जो जूरी होती है वो भी समझ सके, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो सके कि ये वही है, ये वही एविडेंस है जो मैटर भी है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है और समझने योग्य है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत छाया हुआ था। ठीक है, तो ये राम मंदिर का मुद्दा बहुत चला, और जब खुदाई करी तो निकले थे उसमें अवशेष। तो वो क्या, अंडरस्टैंडेबल, कि पता चला कि हाँ भाई ये निकले हैं, ये एक क्या बोलते हैं, एविडेंस के तौर पे रखे गए थे। ठीक है, चलिए फिर होता है एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब ये है कि वो जो आप एविडेंसेस रख रहे हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल हो। ऐसा नहीं कि भाई आपने ऐसा कोई एविडेंस रख दिया जो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने किसी का एआई के जरिए कोई क्लोन करा और आपने वो रख दिया, या फिर आपने कोई रॉन्ग डेटा रख दिया। ठीक है, तो जो एडमिसिबल ही नहीं है वो आप नहीं रखेंगे। जो एडमिसिबल है, कोर्ट के जरिए कोर्ट की लिस्ट आती है कि भाई ये चीजें हैं एडमिसिबल है, आगे देखेंगे अब इसके बारे में, है ना। लेकिन जो एडमिसिबल है कि हाँ भाई कोर्ट में एडमिसिबल है, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर के टाइम पे क्या क्या चीजें एडमिसिबल है, उसके फिंगरप्रिंट्स एडमिसिबल है। ठीक है, उसका टाइम, उसका मोटिव, ठीक है, ठीक है, उसके साथ उसका रिलेशन, ये सारे एडमिसिबल है। तो ये कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, फॉरेंसिक्स के द्वारा, कि भाई ये जो हम एविडेंस रख रहे हैं ये एडमिसिबल है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है ऑथेंटिक। प्रॉपर ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने वीडियो दिया वो किसी और का वीडियो है, टेम्पर किया गया है, या किसी का ऑडियो है, टेम्पर किया गया है, या फिर मान लीजिए कि भाई आपने जो स्केलेटन जो होता है, जो जो हड्डियां होती है, वो अवशेष किसी और का है। तो ऑथेंटिक होना चाहिए, जिसके साथ क्राइम हुआ है उसी का है, या जिस क्राइम को अंजाम दिया गया उसी से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आपने एक एविडेंस किसी से इकट्ठा किया और किसी भी और दूसरे केस के अंदर लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ऑथेंटिकेट होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, साइंटिफिक ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रिलायबल। रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, का मतलब ये होता है दोस्तों, रिलायबल का मतलब ये है यहाँ पर कि जो आप एविडेंस रख रहे हैं इसकी कॉपीज हो वहां पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सूचना मांगी कोर्ट ने कि भाई ये सूचित करो, हमें एक नोटिस दो, तो वो नोटिस देते हैं, तो वो कॉपीज देते हैं। ठीक है, कि ये देखिए ये लेटर की कॉपीज है, या फिर ये एक फॉर्मेट ऐसी कॉपी है। ठीक है, क्योंकि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे पेश कर दिया जाएगा तो उसके साथ कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की वसीयत है, ठीक है, तो उसकी वसीयत की कॉपी कोर्ट में एडमिसिबल होगी कि हाँ भाई ये इसकी कॉपी है। हालांकि ओरिजिनल भी देखते हैं कोर्ट, लेकिन ओरिजिनल के साथ कोई भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसको जो उसकी कॉपी है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, ओरिजिनल को एक जगह सेटिस्फाई साइंटिफिक लैब में रख दिया जाता है कि हाँ ये एक सेटिस्फाई है। ठीक है, ये एक लैब के अंदर है, इसको हम
अलाउ करेंगे, लेकिन इसकी कॉपी भी अलाउ करेंगे। लेकिन क्या, ओरिजिनल अगर आपने दे दिया तो ओरिजिनल को बीच में कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। या फिर दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप अभी किसी वर्किंग जो आपके पास ओरिजिनल एविडेंस मिला है उस पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो कोर्ट बोले कि भाई उसको पेश करो, तो उसको तो आप पेश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको पेश करोगे आधा अधूरा तो उसके साथ कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो उसकी जितनी आपने जांच करी है उसकी कॉपीज आप भेज सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, कोई भी चीज होगी। तो ये हो गया रिलायबल, ठीक है। उसके बाद होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब ये है कि आपने जो एविडेंसेस पेश किए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। मतलब इतना तो होना चाहिए कि भाई उसको प्रूफ साबित कर सके क्रिमिनल को कि हाँ ये क्राइम हुआ है, और ये जो क्राइम हुआ है वो सीधा इस क्रिमिनल से रिलेटेड है, और ये कंप्लीट है। ये साबित करने के लिए इनफ है कि इसने क्राइम किया। ऐसा नहीं कि साबित ही नहीं कर पाए कि ये क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आपने दृश्यम जो 2 मूवी आई थी उसमें आपने देखा होगा कि जो स्केलेटन है वो चेंज कर देता है, और वो जो स्केलेटन उसका नहीं किसी और का होता है। तो ये साबित ही नहीं कर पाया, है ना। कुछ भी हुआ हो, वह की फिल्मों की बात अलग है, लेकिन फिर भी एक बात है, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो साबित कर सके कि ये क्राइम हुआ है और इस क्रिमिनल से रिलेटेड है, इसी क्राइम से, ठीक है। उसके बाद आता है मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जो एविडेंसेस पेश किया है वो उसी फैक्ट ऑफ मैटर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और फैक्ट ऑफ मैटर से जुड़ा हुआ चीज ले आए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहीं मर्डर किसी और का हुआ है और आप किसी दूसरे शहर में हुए मर्डर का सबूत यहाँ लाके पेश कर दे कि सर ये देखिए ये हुआ है। जैसे दृश्यम मूवी में बताया गया था कि भाई ये जो पुलिस कर रही है, हालांकि वो है तो ओरिजिनल, लेकिन उसने क्या रखा कोर्ट में कि जो पुलिस जिस थ्योरी को पेश कर रही है वो एक किताब की थ्योरी है, उसी को वहां पे पेश कर रही है। तो ये क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि ये तो मैटरियलिटी इशू में आता है, ये तो इसका मतलब है कि ये तो मैटर ऑफ फैक्ट ही नहीं है, ये तो आप किसी और की कहानी या चिपका रहे हो। आपके पास क्या सबूत है कि इसने खून किया था, इसने उसको गाड़ा था, जो भी है। तो ये चीजें पुलिस जो है वो ध्यान रखती है, और जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स वाले होते हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक्स वाले होते हैं, उसका ध्यान रखता है। कोर्ट भी ध्यान रखती है कि वो जो आप दे रहे हैं, जो सबूत आप दे रहे हैं, वो उसी मैटर ऑफ फैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है। तो ये डिजिटल एविडेंस में आता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डिजिटल एविडेंस के टाइप, ठीक है, जैसे कि वोलेटाइल डेटा एविडेंस एंड नॉन वोलेटाइल डेटा एविडेंस। तो वोलेटाइल डेटा एविडेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मेन मेमोरी हो गई, कैश मेमोरी हो गई, रजिस्टर्ड मेमोरी हो गई, कंप्यूटर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेटाज हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू हो गया, है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब आपका सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंदर मदर बोर्ड वगैरह हो गया, सारी चीजें वगैरह हो गई, उनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी जाती है। इसके अलावा लॉग्स हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, या मान लीजिए आप किसी पीडीएफ बना रहे थे, ठीक है, या पीपीटी बना रहे थे, ठीक है, कंप्यूटर बंद हो गया, आपने उस पीपीटी पे काम करना बंद किया, लेकिन अगर आपने वो कोई क्राइम कर रखा है तो मैं उसको खोलूंगा तो वो पीडीएफ मान लीजिए अनसेव मिलती है, या मान लीजिए कभी कभी ऑटो सेव मिलती है, तो मैं उसको खोल लूँ या लॉग्स में जाके देख लूँ कि भी इसने क्या क्या अभी ओपन किया था, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वोलेटाइल डेटा में आता है, जो चालू अवस्था में चल रहा है ना, जो रनिंग में चलता हो, ऐसी मेमोरी, ऐसी वोलेटाइल मेमोरी जो रनिंग अवस्था में चल रही होती है, इसका कोई फिक्स मेमोरी से लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया वोलेटाइल डेटा। फिर होता है नॉन वोलेटाइल डेटा, इसमें सारी चीजें आती है जहाँ पे आप सेव करते हो, जैसे कि देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हो गया, ठीक है, स्मार्ट मीटर हो गया, ऑटोमेटिक मोटिव हो गया, जनरल मेमोरी हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, अंदर कैश मेमोरी हो गई, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए जिसमें आपका डेटा रहता है, स्मार्टफोन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, आपके कॉल डिटेल्स वगैरह रहती है, ठीक है। मास स्टोरेज मेमोरी होगी, जैसे कि नैंड मेमोरीज हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइव्स हो गई, एसएसडी एसडीडी सारी चीजें आती है, सिम कार्ड्स हो गए, इस सिम कार्ड्स के अंदर भी आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आईडी कार्ड्स हो गए आपके। ये सारे वोलेटाइल डेटाज में, सॉरी नॉन वोलेटाइल डेटाज में आते हैं, ये फिक्स होते हैं। वोलेटाइल का मतलब चल, और नॉन वोलेटाइल का मतलब अचल, जो दिखता हो। वोलेटाइल दिखता नहीं है लेकिन फिर भी बहता रहता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब जो दिखता हो, जो फिजिकल हो, लेकिन बहता नहीं है, फिक्स रहता हो, ठीक है। ये एविडेंसेस होते हैं। इसके बाद अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में जैसे कि सबसे पहले आता है बायोमेट्रिक स्कैनर, ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद है डिजिटल कैमरा, सर्विलेंस कैमरा, ठीक है, ये भी एक अदर सोर्सेज है। लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपका एनआईसी होता है, ठीक है, कि भाई आपने किस किस को आईपी दी है, कौन सी आईपी दी है, किस आईपी से क्या चीज हुई है, सारी चीजें। उसके अलावा राउटर्स, मॉडम्स, हब स्विचेस, ये सारी चीजें भी आती है। नेटवर्क केबल्स एंड कनेक्टर्स, कि नेटवर्क केबल्स के जरिए कुछ चीज गई है, वो भी एक तरह का फोरेंसिक्स है, ठीक है, वो भी एक तरह की सोर्सेज है। उसके अलावा सर्वर्स होते हैं, प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वियरेबल इंटरनेट, आईओटी डिवाइसेस देखे होंगे आपने, ड्रोन कैमरास वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें होती है।
बायोमेट्रिक के बारे में आपको बताया था, थंब वगैरह जो लगाते हैं वो चीज हो गई। स्कैनर वगैरह हो गए, टेलीफोन्स वगैरह हो गए, ठीक है। कॉपियर्स वगैरह हो गए, कॉपियर्स यहाँ नहीं विदेशों में चलते हैं, ठीक है। कॉपियर्स को बोलते हैं कि जो अपन जैसे मान लीजिए मुझे किसी को कोई चीज भेजनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑर्डर कर दूंगा, मैं यहाँ पे बटन दबा दूंगा कि ये चीज लेके जाओ आप और किसी और को दे दो, तो वो कुरियर वाला आता है ना, आपसे अपना कोड मांगता है और यहाँ और आपको बोलता है कि ठीक है मैं वहां पहुंचा दूंगा, ये कॉपियर हो गया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स हो गए, क्रेडिट कार्ड जो चुराते हैं जिनकी, जैसे मान लीजिए मैंने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा के डार्क वेब पे डाल दिया तो वो भी एक सोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल वॉचेज हो गई, ठीक है। फैसिमाइल टैक्स फैक्स मशीन्स हो गई, ठीक है। ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम हो गया जो आप जानते हैं, है ना, जीपीएस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स, ठीक है। लाइव जीपीएस आपने ऑन कर रखा है तो पता लगा लेंगे कि भाई कार आपकी कहाँ है, आप कहाँ है, आपका डिवाइसेस कहाँ है सारी। फिर सोशल मीडिया मैसेजेस, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह, वहां से पता लगाना, ठीक है। आपके जो सोशल मीडिया से अकाउंट्स के हैंडल के माध्यम से पता लगाना कि आपने क्या क्या चैट कर रखी थी, कब कब कर रखी थी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ईडी ने अभी केजरीवाल साहब को अंदर किया, लेकिन उनका आईफोन का लॉक नहीं तोड़ पाई, ठीक है। ये देखने के लिए कि भी उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस से क्या क्या बात करी, तो ये भी एक फोरेंसिक्स का हिस्सा है। उसके बाद वीओआईपी सिस्टम्स हो गए, सच स्काइप वगैरह, जूम वगैरह हो गए, ठीक है, जिसपे आप बातचीत कर सकते हैं बिजनेस तौर पे जो है। इंटरनल सर्वर्स भी आते हैं, इंटरनल मैसेजिंग ऐप भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। डेटाबेसेस हो गए, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गए, सोशल मीडिया फॉर्म्स एंड ई कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद एटीएम्स, पॉइंट ऑफ सोल, पीओएस सिस्टम हो गए, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क्स हो गए, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज हो गई। ब्लॉकचेन का मतलब कि भाई बहुत सारे डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं, उनको एक साथ देखना कि एक सिस्टम काम कर रहा है तो 10वां सिस्टम भी वैसे ही काम करेगा, ये ब्लॉकचेन हो गया। और क्रिप्टो करेंसी जो आज के टाइम पे चल रही है, ये भी एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए एक तरह के सोर्सेज। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स की, कि डिजिटल फोरेंसिक्स के टाइप क्या क्या है। सबसे पहला आता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आता है विंडोज फोरेंसिक्स, फिर आता है लिनक्स फोरेंसिक्स, फिर है मैक फोरेंसिक, फिर आता है नेटवर्क फोरेंसिक्स, फिर है वेब फोरेंसिक्स। मतलब कंप्यूटर का फोरेंसिक्स का मतलब कंप्यूटर की सारी चीजें, फोरेंसिक्स जितनी भी चीजें हैं, इक्विपमेंट्स है, सबके फोरेंसिक्स करना, ठीक है। विंडोज का फोरेंसिक्स जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह आते हैं, लिनक्स फोरेंसिक्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आते हैं, डेटाबेस फाइल सभी चीजें। उसके बाद मैक फोरेंसिक्स, मैक आईओएस से रिलेटेड सारी चीजें। नेटवर्क फोरेंसिक्स, केबल्स, आईपीस, राउटर, स्विचेस, मैक सब चीजें से, ठीक है। वेब फोरेंसिक्स, इसमें वेब एप्लीकेशंस आती है, वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीजें। डार्क वेब फोरेंसिक्स सीखेंगे, डार्क वेब फोरेंसिक्स डार्क वेब का पार्ट है, ठीक है। डेटाबेस फोरेंसिक्स, एसक्यूएल क्वेरी वगैरह हो गई, डीबीएमएस हो गया, मोंगो डीबी हो गई, सारी चीजें। क्लाउड फोरेंसिक्स, ठीक है, आप सेव करते हैं ऑनलाइन, वहां से भी कुछ चीजें पता लगा सकते हैं अपन। ईमेल फोरेंसिक्स हो गया, ईमेल का पता लगाना कहाँ से आया, कब जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया, सही में उसका था जिसने जनरेट किया है, किसी और का है। मालवेयर फोरेंसिक्स, कहाँ से वायरस आया, कब क्रिएट किया गया, ठीक है। मोबाइल फोरेंसिक्स, ठीक है। उसके बाद आईओटी फोरेंसिक्स और फिर सोशल मीडिया फोरेंसिक्स। तो ये करीब करीब 15 फोरेंसिक्स के हमारे पार्ट हैं जो अपन आने वाले टाइम में एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है, और मुझे लगता है कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है और आपके काम का है। अगर वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं डिजिटल फोरेंसिक्स का पूरा कोर्स डालने वाला हूँ, पूरी सीरीज डालने वाला हूँ इस करीब करीब इस चैनल पे। तो कहीं मत जाइए और देखिए लाइव मेरे साथ, और हर 3 से 4 दिन के अंदर मैं डिजिटल फोरेंसिक्स का एक नया पार्ट डालूंगा। फिलहाल ये पार्ट 1 है, इसके बाद अब पार्ट 2 आएगा। उसके बाद अपन लैब सेटअप भी करेंगे और फिर प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से इन सारे चीजों में, कंप्यूटर फोरेंसिक्स के लेकर के सोशल मीडिया फोरेंसिक्स में, अपन किस किस तरह से टूल्स में यूज लेके फोरेंसिक्स को अंजाम देंगे, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दुआओं में जरूर मुझे याद रखें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।